हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ को। और आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन घुमाने वाले भी बन जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करूँगा और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने त्रिकोणमिति की ये 3 से 4 क्लासें हमारी ले ली तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं फंसेगा। यानी सारे क्वेश्चन आप त्रिकोणमिति चैप्टर के लगा पाओगे, चाहे वो वैल्यू के हों या प्रूव करने के हों या फिर सिंपल उनमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या फिर बेस निकालने वाला हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग लॉन्ग टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो त्रिकोणमिति है वो एक्चुअल में उसका यूज क्या हुआ होता है। तो देखो, त्रिकोणमिति जो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ की हाइट को मेज़र करने के लिए या उसके बेस को मेज़र करने के लिए या उस पर कितना हाइपोटेनस है, ये चीज़ जानकारी लेने के लिए हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। जैसे किसी मीनार को हम देखेंगे तो उसमें भी हमारी त्रिकोणमिति लगेगी। तो देखो, त्रिकोणमिति बेसिकली जो पूरी डिपेंड होती है, पूरी की पूरी वो एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, इसी पर त्रिकोणमिति पूरी होती है। क्या होता है समकोण त्रिभुज? तो जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ऐसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, तो ये मैं नाम देता हूँ ए, ये बी और ये सी। जहाँ पर एल आकार की आकृति बनती है उसे कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ठीक सामने, 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसके हमेशा सामने कर्ण होगा। और एक होता है आधार, ये जो जमीन से लगा हुआ है ये आधार है, जिसको हम बेस बोलते हैं। और ये होता है लंब, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अभी ये दोनों चेंज होंगे, किस हिसाब से चेंज होंगे उसकी भी जानकारी दूंगा। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक सामने होगी वो कर्ण होगी और दो साइड जो बचती हैं वो होती एक आधार और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करोगे, कर्ण का मतलब यदि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता। ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आओ देखो, अब त्रिकोणमिति में टोटल आपके 6 रेशियो होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टैन। मेनली यही 3 अगर आपको पता है तो 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप 6 याद रखो। एक साइन है, एक कॉस है और एक टैन है। साइन का जो अपोजिट होता है मेरे दोस्त वो होता है कॉसेक। यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विद्युत क्रमानुपाती होते हैं। जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट हो जाता है। अब यहाँ आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का, भाई ये क्या है, तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। यानी जो पहले आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये होता है साइन थीटा की वैल्यू, जो दूसरा आपका है आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और जो तीसरा आपका लिखा हुआ है ये होता है टैन थीटा का वैल्यू। तो मैं आपसे पूछूंगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
कॉस थीटा की बात करें तो कॉस देखो किस वाले रेशियो में है, सेकंड वाले में, यानी ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन के बेस हो जाएगा, यानी जिसी को हम क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार भी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर तीन रेशियो आपको पता है भाई, साइन थीटा आपको पता है, कॉस पता है, टेन पता है, तो तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन की वैल्यू होगी उसका अपोजिट कॉसेक की वैल्यू होगी, यानी कर्ण बटे लंब होगा। साइन लंब बटे कर्ण था तो कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, इसका जस्ट अपोजिट होता है। वैसे मैं कॉस की बात करूं, आधार बटे कर्ण है तो कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, एकदम से अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं कॉट की बात करूं तो टेन का अपोजिट लंब बटे आधार, यानी ये क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात आपकी समझ में आ गई है। अब अगर मैं इन सब में एक एंगल लगा दूं, थीटा, थीटा मतलब कोई भी एक एंगल होगा तो सब में एक मैंने एंगल लगा दिया है। ठीक है दोस्त, ये सब में मैंने एक एंगल लगा दिया है। तो अगर इस एंगल के हिसाब से मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमें इतनी बात बताइए, मैंने फिक्स कर दिया कि जो एंगल है आपके वो थीटा, ये एंगल है, एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल C के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर है। आप हमेशा एक पॉइंट को याद रखना, पॉइंट ये है कि जिस भी एंगल की बात की जाएगी, जिस भी एंगल की बात की जाएगी, एंगल की बात की जाएगी, उसके सामने की जो साइड होती है वो हमेशा लंब होगी, उसके सामने की भुजा ऑलवेज क्या होगी मेरे दोस्त, तो लंब होती है। ये आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में फिगर आएगा तो इस एंगल की बात करेगा, इस एंगल की बात करेगा तो इस एंगल के ठीक सामने ये क्या होगी, जो ए बी साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये तो हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहती है, और ये क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, जिस भी एंगल की बात करूंगा उसके सामने आपका क्या आएगा, उसके सामने आपका आएगा परपेंडिकुलर। डन है इतनी बात। अब आगे आपसे मैं आपको कह देता हूं कि आप इसमें हमें साइन, कॉस और कॉसेक की वैल्यू लिखकर दिखाओ। तो आपसे मैं इतनी बात पूछता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के हिसाब से आप हमें बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको ये नहीं बताना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये नहीं बताना, आपको बताना नाम कि ए बी बाई बी सी होगा, कि ए बी बाई ए सी होगा, कि बी सी बाई ए सी होगा, क्या होगा। तो आप कहोगे सर हमने थीटा एंगल दिया गया है, थीटा मतलब ये, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब इसके हिसाब से एंगल के हिसाब से देखेंगे लंब क्या है, एंगल के हिसाब से लंब देखेंगे ए बी। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने की साइड हमेशा लंब होती है, यानी ए बी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ए बी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होती है, ए सी कर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारे रेशियो पता होने चाहिए कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये बेसिक अगर इतना आपको पता है तो आप 50% क्वेश्चन अपने बुक के लगा लोगे। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जिसको आप प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी को थोड़ा और आगे की लो और हम लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है ना, देखो ये मेन चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से दोस्तों कुछ और फार्मूले बनेंगे जो बड़े काम के हैं आपके, ज़रा उनको भी आपको समझना है। याद कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समझते हुए चलना है। 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई देखो, हमने बताया कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है। किसके रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अगर मैं कॉसेक थीटा को इस तरफ भेज दूं तो ये
ये है डिवाइड में, डिवाइड से इस तरफ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि साइन थीटा इनटू के कॉसेक थीटा बराबर के 1 होता है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। यूज आएगा आपका साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा कहो, या फिर आपको इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि जो कॉसेक थीटा होगा वो बराबर होगा 1/साइन थीटा के, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो चाहे इसका रिलेशन इससे बताओ या इसका रिलेशन इससे बताओ, बात एक ही होगी। और इसको भी जब आप उधर भेजोगे तो इनटू में आके ये भी क्या बनाएगा, 1 ही बना देगा। ठीक है दोस्त, आओ अगला मैं देखता हूँ। अगला आपने बताया कि जो सर कॉस थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेक थीटा है वो बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। अब सेक थीटा को अगर आप उस साइड भेजोगे तो ये निकल कर आएगा कॉस थीटा इंटू के सेक थीटा और इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। ये आपको याद रखना है। तीसरा जो फार्मूला बनता है वो टैन का बनता है। टैन थीटा किसके बराबर होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। बराबर अगर मैं कहूँगा तो कॉट को मैं इधर भेजूंगा तो वी कैन से दैट कि टैन थीटा इनटू में अगर मैं कॉट थीटा करूँगा तो ये किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। इस पर बेसिक क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आओ अब दो एक तो मान ली याद रखना है आपको, लेकिन 1 से 2 आपके बनते हैं। और कौन से, वो पावर वाले। बेसिक पावर वाला फार्मूला कौन सा है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये इक्वल टू 1 होता है। ये पहला है फार्मूला जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस पूरी को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं इस पूरे फार्मूले को, तो ये फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई यही बनेगा, और बराबर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर 1 बनाएगा। कॉस बटे साइन ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, अभी बताऊंगा इसको, बराबर 1/साइन। भाई 1/साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक का, तो ये कॉसेक लिख सकता हूँ इसके स्थान पर। इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। ये दूसरा फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दो तो ये ऐसे नया फार्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में आए, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें त्रिकोणमिति आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है फार्मूला। डायरेक्ट 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉन्ग है, तो तीनों आपको पता होने चाहिए, पहला ये और दूसरा ये। तीसरा कैसे बनता है उसकी जरा बात को समझते हैं कि तीसरा फार्मूला कैसे बनता है। भाई पहला चीज़ मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये देखो। अब उसी जो मेरी पहली वाली जो फार्मूला था, पहली वाली जो सर्वसंख्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब इस बार कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ बचेगा प्लस के 1, साइन बटे कॉस होता है tan तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos। 1/cos किसका अपोजिट होता है सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, ये तीसरी बनती है। अगर मैं tan को उस साइड भेज दूं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मेरे दोस्तों जो ये वाला मैंने बताया, ये वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ओके जी, क्लियर हो गई बात, आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। बुक का कोई भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला नहीं हूँ, आज आपका केवल कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। अब मैं आपको सीधे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन एग्जाम्पल कराऊंगा। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, उनकी जानकारी लेंगे, फिर जो नया आएगा उसको हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग सीखने लगेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। शेष अनुपात आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं, ऐसे आए हुए हैं। वैसे एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ कि यही आएगा, बट ऐसे आए हैं क्योंकि 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको याद हो चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को समझना है कैसे आप लगाओगे। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखेगा तो बस आपका अप्रोच ये रहेगा कि जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को लिखिए। अब आप मन में याद करो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कहोगे लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, और ये वैल्यू कितना दिया गया है 3/5 दिया गया है। जिसके सामने जो वैल्यू है उसके सामने वही वैल्यू आपको रखना है। मतलब एक होगा 3, एक होगा 5, लंब होगा 3, कर्ण होगा 5। उसके बाद आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए कि 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब आप इसका कोई सा भी एक नाम रख लो, मैं ABC एक नाम रख लेता हूँ कि जो राइट एंगल है वो ABC है। एट राइट एंगल किस पर है, एट B पर। वर्टेक्स B पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके हिसाब से देखो आपको थीटा दिया गया है, A और C नहीं दिया गया, मतलब कोई सा भी एंगल। भाई 90 डिग्री तो मैं एंगल मान नहीं सकता हूँ, तो AC में से आप किसी को थीटा मान लो। तो लेट इट बी कि एंगल C क्या है, एंगल C थीटा है। अब एंगल C थीटा के सामने अभी लिखाया था जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने हमेशा लंब होता है, और लंब 3 है तो इसके सामने ये साइड 3 हो जाएगी। 90 डिग्री के ठीक सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो तीसरी साइड आपको पहले निकालना है कि तीसरी साइड क्या आएगी। तीसरी साइड अभी जस्ट बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। आप कहोगे जी इतनी बात समझ में आ गई। हाइपोटेनस क्या है 5, तो मैं करूँगा 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है 3, तो मैं कर दिया भैया 3 का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है तो बेस का स्क्वायर ही हमने रख लिया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बेस का स्क्वायर बेस स्क्वायर हो गया। ये प्लस से इधर आएगा माइनस में, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ कि यार देखो 25 माइनस 9 आएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल इसमें क्या है, 25 में से 9 जाएगा तो ये क्या बचेगा 16 बचेगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, ऐसा मैं सोच कर चलता हूँ। तो 16 से बाहर निकलेगा रूट क्या आएगा 4, यानी जो बेस है वो कितना है सर 4 है। ये बेस कितना हो गया 4 हो गया है।
अब ट्रायंगल के तीनों साइडें आपको पता चल गई हैं, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तीनों आपके सामने हैं। अब आपको सिंपल क्या रखना है, इनकी वैल्यू फाइंड करा, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया शेष अनुपात बताना है। टोटल कितने अनुपात होते हैं, आप कहोगे सर 6 अनुपात होते हैं। एक हमें दिया गया कितने फाइंड करना, 5 फाइंड करना है। साइन दिया गया है तो हम कॉस से स्टार्टिंग करेंगे कि जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। हर बार आपका थीटा एंगल सेट रहेगा तो इसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस फिक्स है 5, तो आंसर आएगा 4/5। अगर कॉस पता है तो सेक आप तुरंत बता सकते हो। रीज़न क्या है कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर कॉस 4/5 है तो सेक मैं कहूँगा कि यार 5/4 हो जाएगा, है ना। आगे अब मैं निकालूंगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है भाई, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अब लंब कितना है डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, थीटा ये है सी, तो सी के सामने लंब क्या है ए बी, और ए बी क्या है 3, तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 3/4 यानी 3/4 आ जाएगी। टेन पता है तो कॉट आप इजीली बता सकते हो। रीज़न क्या है कि टेन और कॉट एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर टेन 3/4 है तो कॉट क्या होगा 4/3 हो जाएगा भाई, उल्टा हो गया 4/3 हो गया। तो 1 2 3 4 और एक 5 हमें पता चल गए। एक कौन बच रहा है सर, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। अब कॉसेक थीटा चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि साइन आपको पता है कि यार साइन 3/5 है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 5/3, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये सारे आपके रेशियो निकल कर आ गए हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके चैप्टर में यही पूछा जाता है। एक रेशियो दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि आप सारे अनुपात आपको बताना है। ओके, एक रेशियो दे देगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे मैं आपको बढ़ता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है और क्वाड्रेंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वाड्रेंट से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। वैसे 9th में तो त्रिकोणमिति नहीं है, बट आप 10th में और 11th में ज़रूर पढ़े होंगे। तो मैं क्वाड्रेंट की जानकारी आपको देता हूँ। देखो जरा भाई, ऐसे आपका एक होता है कार्टेशियन प्लेन, है ना, ये ऐसे आपका होता है, जहाँ बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है जिसको हम 0 कहते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, वो भी कैसा, पॉजिटिव। और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है कैसा, निगेटिव। ये निगेटिव होता है, सॉरी ये भी पॉजिटिव होता है। ये एक्स एक्सिस हो जाता है निगेटिव, ये निगेटिव, और ये वाई एक्सिस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव होते हैं, ठीक है। जो यहाँ से शुरुआत होती है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये होता 0 डिग्री। अब जो ईच क्वाड्रेंट है, जो प्रत्येक क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का है, तो ये होता आपका 90 डिग्री। ये हो जाता आपका 180 डिग्री, ये हो जाता आपका 270 डिग्री। फिर यहीं पर घूम के 0 के स्थान पर आप आओगे तो 360 डिग्री आएगा। यानी एक, अगर आप देखो भाई, इसको बेस मानकर आप इससे एक सर्कल ड्रा करो भाई। सर्कल आप इसको बेस मानकर एक सर्कल चलो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। देखो मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया, तो एक सर्कल का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, ये आपके पेपर में पूछा गया। तो आप कहोगे 360 डिग्री का होता है। तो मैंने एक सर्कल को 4 इक्विवेलेंट पार्टों में डिवाइड कर दिया, यानी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब
पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल बन रहा था, उनको 4 पार्टों में हम ऐसे तोड़ दिए और बराबर हैं सारे पार्ट, तो एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो मतलब एक से दूसरे अक्ष पर आने के लिए आपको 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। देखो 0 से 90 गए, कितना ऐड किए, 90, 90 से 180 गए, कितना ऐड किए, 90, 180 से 270, 90, 270 से 360, 90, अब 360 में 90 जोड़ोगे तो 450 आएगा। यानी ऐसे करके आप कितना भी बना सकते हो, 450। ऐसे यहाँ जोड़ोगे 9 पछे 45, 9 छक 54, 540, 9 सत्ते 63, 630 है ना, और 9 अट्ठी 72, 720। ऐसे करके आप कितना भी बना सकते हो। ओके, ठीक है सर। अब जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो पहले क्वाड्रेंट में है उसमें सारे रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सारे का मतलब चाहे आप साइन की बात कर लो, चाहे आप कॉस की बात कर लो, चाहे आप टैन की बात कर लो, कॉट की बात कर लो, कॉसेक की बात कर लो, सेक की बात कर लो, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे जो रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे ही हम 90 से आगे बढ़ेंगे, 90 से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, जिसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, केवल यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग यानी बच्चे वाले क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाएंगे। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और बचे हुए क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे आप दूसरे से आगे बढ़ोगे तो आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, यानी ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसको मैं कह दूं तो यह है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना, ये तीसरा चतुर्थांश है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो टैन है और जो टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, ये तो सर पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं रिमेनिंग नेगेटिव हो जाएंगे। टैन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारे क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी टैन कॉट के बाद क्या बचेगा, साइन कॉसेक कॉस और सेक, ये निगेटिव, और बाकी जो दो है टैन कॉट ये पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट की बात है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, ये आपको याद रखना। चतुर्थ क्वाड्रेंट है फोर्थ, यानी चतुर्थ आपका जो चतुर्थांश है, इसमें क्या कहानी है, तो इसकी कहानी को जरा समझते हैं। जो इसमें है कॉस और सेक, यानी अगर मैं बात करूंगा कॉस, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये तो सर पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग हो गए वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब सर ये क्यों बताया, भाई ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए कि ये मैंने आपको क्यों बताया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन ये आया है कि साइन पॉजिटिव होता है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपके पेपर में आया हुआ। साइन पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ होता है, पहला चतुर्थांश पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था दूसरा चतुर्थांश, तीसरा ऑप्शन था दोनों, या चतुर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा, पहला और दूसरा, यानी बोथ, जिसमें सही है ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा यूज इसका ये है कि आपसे पूछेगा कि tan 570 डिग्री का मान क्या होगा, तो भी आप यहीं से निकालोगे। आपसे पूछेगा साइन 1410 डिग्री का मान क्या होगा, वो भी आप यहीं से निकालोगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कह दूं तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो मैंने आपको बताया है ये आपको जीवन में अप्लाई करना है, कैसे कैसी चीज़ें यहाँ से बनेंगी वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई इतनी बात। अब सर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाई एक्सिस पर
मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस। अब इधर बताओ जरा वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये पड़ी वाली लाइन होगी कि खड़ी वाली लाइन होगी, वाई एक्सिस कौन सा होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर चीटिंग नहीं करना, कौन सा, वाई एक्सिस खड़ी वाली लाइन। खड़ी वाली लाइन मीन्स 90 डिग्री और 270 डिग्री। ये बुक में ऐसे लिखा मिलता है कि जो जो आपके रेशियो हैं वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मिलता कि ये वाई एक्सिस पर चेंज होते हैं। तो यही आपको याद रखना है ट्रिक से कि यार जो खड़ी वाली लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं जाऊंगा तो ये अपने आप में चेंज हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है किस तरह से चेंज होगा भाई, पता तो होना चाहिए कि सर क्या साइन जो है वो टैन में बदल जाएगा या जो कॉस है वो कॉट में बदल जाएगा। तो नहीं, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखो। जब भी वाई एक्सिस पर हमें बात करेंगे, किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, मैंने लिख दिया वाई एक्सिस पर बात करेंगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। चेंज का मतलब सर बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, तो यार देखो जो साइन है ना, जो साइन थीटा है वो बदलेगा कॉस थीटा में, जो साइन थीटा है वो बदलेगा कॉस थीटा में, और इसी अपोजिट भी करोगे, जो कॉस थीटा है वो बदलेगा साइन थीटा में, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। बिल्कुल उसी प्रकार जो टेन थीटा है ये बदलेगा कॉट थीटा में, टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा बदलेगा टेन थीटा में। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। हस्बैंड वाइफ समझ लीजिए भाई, इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ लीजिए। ये कुछ कहेंगे तो ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे तो ये कुछ कहेंगे, मतलब दोनों क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। तीसरा टेन के बाद आएगा आपका सेक थीटा। सेक किस में चेंज होता है सर, तो सेक चेंज होता है कॉसेक थीटा में, यानी सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये कहानी यहाँ की बनती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सर ये यूज कैसे करेंगे भाई, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है कि सर यूज कैसे करेंगे। आओ जरा बताता हूँ मैं आपको, इसको आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना दोस्त। ओके चलो देखो, अब इसका यूज कैसे आएगा उसकी ज़रा बातों को पूरा बेसिक जितना भी था मेरे दोस्त मैंने वो लगभग ना एंड कर दिया है आपके चैप्टर का। अब जब नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा तो बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप देखना अगर आप इस क्लास को समझ चुके हो तो आपको हल्के क्वेश्चन लगेंगे, बहुत ही हल्के क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लिया हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, एग्जाम्पल हमने आपके सामने दे दिया, हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan कितने डिग्री की भाई हाँ मैं कहता हूँ 105 है ना, 125 डिग्री की वैल्यू, ऐसे 9 3 12 120 डिग्री की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री का मान। अब यार कैसे पता होगी, क्योंकि tan 120 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं होती है भाई, tan 120 डिग्री की वैल्यू कहाँ पता होती है। हाँ अभी एक छोटी चीज़ रह गई है टेबल, तो मैं टेबल इधर लिखे दे रहा हूँ, आपको वो टेबल क्या है बना लेनी है। तो मैं टेबल यहाँ पर लिखता हूँ, ज़रा आपको समझना है कि टेबल आप कैसे लिख सकते हो। पहले में 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में आता है 90 डिग्री। यानी ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री का मान। और यहाँ मैं जो वैल्यू लिखूँगा वो साइन की लिखूँगा, साइन के बाद मैं जो वैल्यू लिखूँगा वो कॉस की लिखूँगा, कॉस के बाद tan की लिखूँगा, ठीक है, tan के बाद मैं कॉट की लिखूँगा, कॉट के बाद मैं कॉसेक की लिखूँगा और सबसे लास्ट में मैं सेक की लिखूँगा। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 और ये होता है 60 डिग्री √3/2 और यहाँ होता है 1। कॉस होता है 1 और फिर होता है √3/2, 1/√2, ये 1/2 और हो जाता है 0। उसके बाद tan की बात करेंगे, tan 0 अंश का मान 0,
उसके बाद इसका मान कितना आएगा भाई 1/√3 आएगा 1, और ये आएगा √3, ये आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कॉट का मान निकालेंगे 0/1, 0/1 का 1/0 यानी कि इनफाइनाइट होगा। 1/√3 √3 हो जाएगा, एक का एक ही रहेगा, 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो 0/1 का मतलब 0 हो जाएगा। कॉसेक की मैं बात करूंगा तो साइन 0 अंश का मान 0 भाई 0/1 और 1/0 भाई 0 का मान होता है 0/1, जब अपोजिट करोगे तो 1/0, मतलब इसका मतलब आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। उसके बाद 1/2 का 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, है ना, इसका 1 ही रहेगा। सेक की बात करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2। 0 का मतलब 0/1, अपोजिट करोगे तो 1/0 का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसे आपको टेबल याद रखनी। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 45, तो आप सीधे आपके मुंह से निकलेगा सर 1। ऐसे जब आप याद कर लोगे तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान लगेगी। मेरा यकीन मानिए, मैथ सीखना बहुत आसान है, मैथ से इजी कुछ नहीं है। चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं, चीज़ें बार बार हमें आगे तक खींचनी नहीं पड़ती हैं। केवल एक बार डेडिकेशन से अगर हम मैथ को सीख लें तो जीवन भर हमारे वो काम आती है। तो ये टेबल आप कैसे याद करोगे? आपको 2-3 बार टेबल को लिख लेनी है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, √3/2, उसके बाद आपका 1। ऐसे 2-3 बार आप इस टेबल को लिखोगे, वो आपको एग्जैक्ट याद नहीं होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा cos 60 की वैल्यू पूछ रहा था यानी 1/2। तो ऐसे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। अब सर क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमसे पूछा गया था tan 120 डिग्री का मान। tan 120 डिग्री का मान पूछा गया था। tan 120 डिग्री का मान हम कैसे पता कर सकते हैं सर बताओ? बड़ा आसान है सर। कैसे? जरा देखो, जब भी कभी ऐसी वैल्यू आएगी तो आपको इनको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हो? 90 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, 90 के रूप में। तो आप कहोगे tan 90 + 1 और प्लस के 30, 90 एकम 90, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120। मैं यही तो कह सकता हूँ tan 90 + के 1, 90 + के 3, 91 या 90 + 3। आपको हमेशा 90 के रूप में तोड़ना है, 90 को बेस मान के तोड़ना है, बस इस बात को आपको याद रखना है। अब 90 को बेस माने हो तो यहाँ पर अगर वैल्यू आ रही है ऑड, यहाँ पर अगर वैल्यू ऑड आ रही, ऑड का मतलब क्या होता है सर? विषम। अगर यहाँ पर वैल्यू विषम आ रही है तो ये अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, यानी कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर आएगा √3। लेकिन 90 से प्लस कर रहे हो, 90 से प्लस कर रहे हो 120। अब बताओ 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 120 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो आप कहोगे 120, 120 मतलब 90 180 के बीच में कौन सा चतुर्थांश? दूसरा। ऐसे सोचोगे ना? हाँ, यानी जो 120 डिग्री है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में। लेकिन यार दूसरे चतुर्थांश में तो tan पॉजिटिव नहीं होता है भाई, वहाँ तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो -√3 आएगा। ये एकदम से करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो इसीलिए मैंने tan की वैल्यू को निगेटिव कर दिया। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, अपने भी पास के क्वेश्चन कराऊंगा। 3 से 4 क्लासें लूंगा इस चैप्टर को एंड करने के लिए, लेकिन 100% क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अपने इष्ट मित्रों के संग शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।